Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muntashir Alam from Motihari, East Champaran, Bihar, ये प्रॉब्लम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की है. सॉल्व y माइनस जेड पी प्लस जेड माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. यहाँ पर p हम लोग जानते हैं कि z का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है और q का मतलब z का डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y होता है. तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखना होगी. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक इक्वेशन. यानी इक्वेशन को सॉल्व करें या फिर जो इससे मिलने वाली जो लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करें, सेम रिजल्ट आएगा. यानी इसका सॉल्यूशन जो हमें अब इक्वेशन मिलने वाली है उससे मिलेगा. तो जहाँ पर p नज़र आ रहा है उसकी जगह पर आप dx कर दें और ये जो इनटू में दिख रहा था उसे वो अपान में लिख दें, dx के अपान में लिख दें, यानी ये y माइनस जेड. इसी तरीके से q की जगह पर डी वाई समझ लिया गया और इसका जो कोफिशिएंट था वो अपान में लिख दें z माइनस एक्स. और राइट हैंड साइड में डी जेड लिखें और जो भी है यहाँ पर उसको अपान में डी जेड के ले लें पाई माइनस जेड और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें. अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मल्टीप्लायर्स जो है चूज़ करना पड़ते हैं. वो अपनी मर्ज़ी से चुनेंगे. हम लोग इस तरीके से चुनेंगे कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इन सबको अगर ऐड करें, ऐड करने पर ज़ीरो आ जाए. तो आसानी से नज़र आ रहा है ये हम लोग को कोई मेथड इसका नहीं होता है, लेकिन आसानी से ढूंढ सकते हैं इंस्पेक्शन करके कि अगर 1 1 ऐसे ही एक और मल्टीप्लायर की हमें ज़रूरत पड़ेगी. फ़िलहाल अभी ये 1 1 1 मल्टीप्लायर ले लेते हैं एस मल्टीप्लायर्स. तो इससे क्या होगा कि ये इक्वेशन जो होगा वो इस तरीके से हो जाएगा. यानी dx अपान हमने यहाँ पर 1 का इंटू मान लिया. इसी तरीके से यहाँ पर चूँकि 1 का इंटू मानने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे और जो मल्टीप्लायर होंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उसका हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन इसको हम और आगे बढ़ाएं, जो प्रॉपर्टी होती है रेशियो की उसका यूज़ करें कि न्यूमरेटर का सम कर दें ऐसे ही, यानी 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस 1 इंटू डी जेड, और डिनोमिनेटर का सम करते हैं तो कोई ये वैल्यू इसके बराबर ही होती है, हर एक रेशियो के बराबर होती है. तो 1 टाइम्स ये y माइनस जेड और प्लस 1 टाइम्स z माइनस एक्स. 1 को ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस वाई. तो हर एक ये रेशियो जो है वो इक्वल आ जाएगा, यानी इसको ही सॉल्व करना है हमें. तो इसे dx प्लस 1 टाइम्स dx 1 टाइम्स dy और 1 टाइम्स dz, और इसमें 1 का इंटू करने पर हमारे पास बचेगा y माइनस जेड. ब्रैकेट को हटा दें, z माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई. देखेंगे कि x प्लस माइनस कैंसिल, y भी प्लस माइनस कैंसिल और z भी प्लस माइनस कैंसिल. तो ऊपर 1 टाइम्स dx प्लस 1 टाइम्स 1 लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें, और यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगी. और ये वैल्यू चली इन तीनों के इक्वल चल रही है, और जब हम किसी के भी बराबर इसको लेके चलेंगे और 0 का इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगी. दिस इम्प्लाइज दैट 1 टाइम्स dx प्लस 1 टाइम्स dy प्लस 1 टाइम्स dz की वैल्यू 0 के बराबर होगी. अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिख दें ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन x होता है, इसी तरीके से 1 का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन y होता है. और इसको इस तरीके से, तो 1 का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन y हो जाएगा, और इसी तरीके से 1 का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो होगा वो z हो जाएगा. यानी 1 y और इस 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x, और 1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y, और z का 1 का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन z, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन. एक कांस्टेंट को c1 कह दें क्योंकि अभी हम एक कांस्टेंट और जोड़ेंगे. इसे इक्वेशन नंबर
2 डाल दें। जिस तरीके से अभी मल्टीप्लायर चुने थे ऐसे भी आपको सोचना पड़ेंगे कौन से ऐसे मल्टीप्लायर लें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू करके और फिर जब सम करेंगे इनका तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाए इस तरीके से। तो वो हमारी प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, हमको मालूम हो जाएगा कि कौन से मल्टीप्लायर यहाँ पर हमें लेना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लायर दूसरे मल्टीप्लायर ले रहे हैं, एक बार तो ले लिया है। अगेन चूजिंग y प्लस जेड, पहले वाले के लिए y प्लस जेड, दूसरे वाले के लिए z प्लस एक्स और तीसरे वाले के लिए x प्लस वाई एस मल्टीप्लायर, जिसको हम मल्टीप्लायर के तौर पर ले रहे हैं। मल्टीप्लायर्स के तौर पर जब लेंगे तो हमारा ईच फ्रैक्शन ऑफ 1 हो जाएगा इक्वल। यहाँ पर तो हमने सारे फ्रैक्शन को लिख दिया था, इस बार हम ये नहीं लिख रहे हैं और इसकी जगह पर लिख रहे हैं ईच फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 और उसके बाद इक्वल टू लगा दें, यानी हर एक फ्रैक्शन जो है, तीनों फ्रैक्शन जो है वो इसके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया है y प्लस जेड का dx में, और जो डिनोमिनेटर था वो उसमें y माइनस जेड था। इसी तरीके से प्लस z प्लस एक्स का इंटू किया है डी ऊपर नीचे, तो z प्लस एक्स और z माइनस एक्स पहले से मौजूद था, और x प्लस वाई का भी इंटू किया है डी जेड में और पहले से मौजूद था, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी वो था x प्लस वाई अभी इंटू किया और x माइनस वाई पहले से था। तो ये सारे जो फ्रैक्शन है वो इसके इक्वल चलने हैं, और न्यूमरेटर में तो अभी हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे और बस इसका ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो y dx और प्लस का z dx हो जाएगा। ऐसे सभी ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो z dy प्लस एक्स डी वाई और प्लस एक्स डी जेड प्लस वाई डी जेड, क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन करना है, काम यहाँ पर भी जारी हमने कर दिया, वैसे सोच रहे थे डिनोमिनेटर में ही करके दिखाएं, जिसमें एक ब्रैकेट में जोड़ रहा दूसरे में कट रहा, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे हर एक ब्रैकेट में ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी, और देखेंगे y स्क्वायर माइनस का और प्लस का कैंसिल, और इसी तरीके सारे टर्म ये कैंसिल हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में तो 0 आ गया। न्यूमरेटर में इसको इस तरीके से लिख दें जैसे कि हमारा ये इस तरीके से टर्म लिखा है y dx, y और x का साथ है, तो हम दूसरा भी इसका साथ हमें x y वाला साथ में लिख देना चाहिए, यानी x dy को साथ साथ लिख दें। ऐसे ये हमारे पास 6 टर्म है, तो 2 2 के पेयर बना लें तो 3 हो जाएंगे। एक्स वाई हो गया, और वाई जेड वाला देख लीजिए, वाई जेड वाले हमें लास्ट में नज़र आ रहा है ये वाई, और ये भी नज़र आ रहा था जेड डी वाई और प्लस का वाई डी जेड, और ऐसे यहाँ पर बचे हुए जेड एक्स वाले, यानी एक्स डी जेड प्लस का जेड डी एक्स, यानी इन दोनों टर्म्स को हमने लिख लिया इस ब्रैकेट में। तो ये वैल्यू तीनों जो रेशियो है इसके बराबर चल रही है, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हर एक फ्रैक्शन के बराबर चल रही है, और इसमें जब किसी एक फ्रैक्शन को इसके बराबर रख के 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू 0 के बराबर मिल जाएगी, यानी वाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई प्लस जेड डी वाई प्लस का वाई डी जेड और प्लस एक्स डी जेड प्लस जेड डी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर मिल जाएगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, ये डेरिवेटिव होता है। अगर एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करें तो देखेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी सेकंड फंक्शन को एज इट लिख दें, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड को फर्स्ट को ऐसे लिख दें और सेकंड का डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन एक का होना है, बाकी दूसरा ऐसे ही रहेगा। तो ऐसा सभी के लिए हो जाएगा। इससे भी शॉर्ट में ऐसे वाई जेड करके लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है डी जेड एक्स करके लिखा जा सकता है इक्वल टू 0। अब जिस तरीके से हमने पहले किया था इंटीग्रेट, अब इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। ध्यान रहे किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट यहाँ पर नहीं करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिव भी गया तो उससे डी हट जाएगा, तो एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स और राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट C2 आ जाएगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। हमें इक्वेशन नंबर 2 और 3 से अपना जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा, यानी जो रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, तो रिक्वायर्ड जो जनरल सोल्यूशन है उसको हम लिखें तो उसे फाई के टर्म में कहेंगे,
C1 कामा C2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 3 से C1 और C2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमें जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो C1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से डाल देंगे जो कि थी x + y + z, कामा C2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 2 से हमने वैल्यू डाल दी है C1 की। इक्वेशन नंबर 3 से C की वैल्यू है xy + yz + का zx और = 0। ये यहाँ पर जनरल सोल्यूशन आ चुका है जो हमें गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।